हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 9 मुद्रास्फीति एवं पूंजी बाजार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सेशन। आज का सेशन को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि मुद्रास्फीति एवं पूंजी बाजार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो पूंजी बाजार है कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करती है? तो इसे रेगुलेट करने की जो वाली संस्था है वो है सेबी। कौन है? सेबी है, ध्यान रखना है, सेबी। जबकि पूछा जाए कि मुद्रा बाजार को कंट्रोल कौन करती है, रेगुलेट कौन करती है, तो इसको कंट्रोल करने वाली संस्था है आरबीआई। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल क्या, पूंजी बाजार पढ़ रहे हैं। तो पूंजी बाजार के बारे में लोग डिटेल्स थोड़ा सीखेंगे, जानेंगे कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे कि पूंजी बाजार को रेगुलेट कौन करती है? सेबी करती है। ठीक है, और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 12 अप्रैल 1988। ठीक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? 12 अप्रैल 1988। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि सेबी अधिनियम 1992, क्या सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक जो मान्यता इसे प्राप्त दी जाती है वो दी जाती है 30 अप्रैल, माफ़ कीजिएगा 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, जबकि इसका हेडक्वार्टर कोई पूछ ले तो बताना है मुंबई। ठीक है, फिलहाल इसका जो कार्यपालक हैं, ठीक है, उनका नाम है माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इतनी बातें फिलहाल आपको याद रखना है। और कैपिटल मार्केट में देखेंगे कि जो शेयर का जो खरीद बिक्री होता है ये कैपिटल मार्केट के तहत ही की जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लोग चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल है यहाँ पे, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण है। क्या कारण है? मुद्रा का प्रसार, घाटे की वित्त व्यवस्था, इनपुट के मूल्यों में वृद्धि, उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। देखिए, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। मार्केट में, बाजार में अगर पैसा बढ़ जाए तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे बात करें मुद्रा का प्रसार, तो मुद्रा का प्रसार मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जा रहा है। ठीक है, मुद्रा प्रसार। संकुचन मतलब क्या होगा? मुद्रा संकुचन होता है, जिसका मतलब है कि मार्केट से पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो मुद्रा का प्रसार मतलब होता है कि मुद्रा का ज़्यादा मार्केट में आ गया है। तो जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहेगी। जब ज़्यादा सामान खरीदना चाहेगी तो सोचिए ज़रा कि मान लेते हैं प्रोडक्ट एक है और ख़रीदने वाले बहुत सारे हो गए, तो एक ही प्रोडक्ट और ख़रीदने वाले बहुत सारे, एक अनार 100 बीमार। तो इसका मतलब क्या है कि मांग तो बढ़ेगा ना, मतलब उसका तो डिमांड तो बढ़ रहा है, और साथ में जब डिमांड बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, सॉरी मतलब डिमांड बढ़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला हो गया ये। सेकंड क्या कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था। अब पब्लिक थी जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब घाटा होता है तो उसको वित्त व्यवस्था करके उसको मतलब बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो उससे भी क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है। इनपुट के मूल्यों में वृद्धि, तो इससे भी क्या होता है कि मार्केट में पैसा का वृद्धि होता है, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यहाँ से देखेंगे कि डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है ना, हाई इन्फ्लेशन होता है, तो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अधिक होगी, तो मुद्रा इसका मतलब है कि ज़्यादा आ चुका है। जब मुद्रास्फीति घट रही है तो समझना है कि मुद्रा की पूर्ति घट गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है।
जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग डिटेल से समझे कि जब मार्केट में पैसा आ जाता है तो मांग बढ़ जाता है, मांग जब बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, यही चीज़ रहता है कि मुद्रास्फीति में कमी हो रही है तो क्या होगा, तो मुद्रा से मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति मार्केट में घट गई है। ठीक है, और इसका कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता। जब मुद्रास्फीति की दशा में पूछ रहा है कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो कि हानि में नहीं रहता है, ऋणदाता वर्ग, व्यापारी वर्ग, उपभोक्ता वर्ग या पेंशनधारी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यापारी वर्ग जो है ये वर्ग जो है वो हानि में नहीं रहता है। कौन, व्यापारी वर्ग, क्योंकि एक तो ये क्या मीडिएटर है। ठीक है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है, तो ये ज़्यादातर इसमें नुकसान भी ये नहीं रहता है। नुकसान में कौन रहता है, ऋणदाता, ऋण देने वाला। उपभोक्ता वर्ग भी होता है, इसमें ज़्यादा इसको नुकसान होता है, और साथ ही साथ पेंशनधारी वर्ग भी, इन लोगों को क्या होता है, हानि में ये लोग रहता है। ठीक है, उपभोक्ता वर्ग तो कुछ समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुद्रास्फीति का रेट, जब मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि सामान का जो है, वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है, तो जब बढ़ा हुआ है तो उपभोक्ता को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो सिंपल सा उपभोक्ता को यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि ऋणदाता वर्ग को कैसे यहाँ पे नुकसान होता है, कैसे हानि होता है। ठीक है, जिससे मान लेते कोई ऋणदाता है, आज कोई व्यक्ति, मान लेते हैं आज के डेट में, मान लेते हैं आज के डेट में कि 2020 में कोई व्यक्ति है, ऋण दिया है। ठीक है, 10 रुपये का किसी को ऋण दिया है। ठीक है, तो ऋण देने के बाद आज इस डेट में 10 रुपया में हम आज 20 वस्तु खरीद सकते थे। कितना, 20 वस्तु। ठीक है, 2020 में हम किसी को ऋण दिए, हम ऋणदाता हैं, हम किसी को ऋण दिए हैं 10 रुपया में 20 प्रोडक्ट, 10 रुपये का ऋण दिए हैं। अब हम इस डेट में 2020 में 10 रुपया में मान लेते हैं कि 20 सामान हम खरीद सकते थे, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ वस्तु होगा, कुछ भी। ठीक है, मान लेते समोसा ही रेट है, 10 समोसा ही है, 10 रुपये में 20 समोसा खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ कि आज डेट है 2024। ठीक है, और 10 रुपया में आज महंगाई बढ़ने की वजह से हम कितना खरीद सकते हैं, मान लेते हैं आज 5 समोसा ही खरीद पा रहे हैं। कितना खरीद पा रहे हैं, 5। 2020 में जब हमको 10 में मिला था तो वहाँ पे हम जब दिए थे तो उसमें 10 में हम 20 खरीद पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में 2024 में 10 में हम 5 ही खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पैसा रिटर्न हमको करने आएगा, ठीक है, 10 रुपये रिटर्न करने आएगा, तो जब रिटर्न लेंगे हम 10 रुपया, तो बताइए ज़रा कि ये किसको नुकसान हुआ, हमको नुकसान हुआ, उसको, हमें नुकसान हुआ ना, क्योंकि आज की डेट में हम 10 में कितना खरीद सकते हैं, 5 ही खरीद सकते हैं। जब दिए थे तो 20 खरीद सकते थे, आज हम 10 में 5 ही खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो फ़ायदा किसको हुआ, फ़ायदा तो एक तरह से ऋणी को हुआ, ऋणदाता को क्या हुआ, यहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि 2020 में हम 10 में 20 खरीद पा रहे थे, लेकिन आज महंगाई बढ़ गई जिसकी वजह से 10 में 5 ही खरीद पा रहे हैं। तो 10 रुपये का देखो कीमत क्या हुआ, 10 रुपये का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, उस हिसाब से समझिए। ठीक है, क्योंकि देखो 10 रुपये में आज हम 5 ही खरीद पा रहे हैं, मात्र 5। आज जब दिए थे तो 10 में 20 खरीद पा रहे थे, महंगाई बढ़ने की वजह से हम 10 में 5 ही खरीद पा रहे हैं, और वो पैसा को क्या किया, रिटर्न किया। ठीक है, हो सकता है आपको 10 का कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, लेकिन कितना दिया होगा। ठीक है, लेकिन महंगाई देखिए कहाँ पर है, महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी जो वैल्यू है 10 रुपये का कितना खरीद पा रहे हैं, कितना कम खरीद पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ऋणदाताओं को यहाँ पे क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है समझ में आया। अब पेंशनधारी को भी होता है, वैसे ही देखेंगे इसको भी नुकसान होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेंशनधारी को क्या है, पेंशन मिल रहा है, लेकिन पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन उसका जो इन्फ्लेशन क्या बढ़ रहा है तो उसको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, पेंशन 1000 मिल रहा है तो 1000 मिल रहा होगा, लेकिन उसमें देखेंगे कि रेट तो, महंगाई तो बढ़ी हुई है, तो इस हिसाब से इसको भी यहाँ पे नुकसान होता है। कब, मुद्रास्फीति की दशा में। लेकिन व्यापारी वर्ग को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर जब दिमाग लगाएंगे व्यापारी वर्ग का, तो आपको समझ में आएगा कि जिससे क्या व्यापारी वर्ग को कोई भी नुकसान यहाँ पे हानि नहीं होता है। क्यों नहीं होता, थोड़ा सा चलिए समझा ही देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक व्यापारी है, ठीक है, मीडिएटर इसको कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, ये बंदा क्या किया कि यहाँ से 10 रुपये कुछ सब्जी खरीदा होगा। ठीक है, 10 रुपये सब्जी खरीद करके ये क्या खरीदा, अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गया, तो अब यहाँ जब ये बेचेगा, ये बेचने का काम करता है ना, कोई व्यापारी है, उसका तो काम ही इधर से उधर करना। तो जब महंगाई बढ़ गया होगा तो 10 में खरीदा होगा, तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो इस जाहिर सी बात जितना महंगाई बढ़ा होगा तो बढ़ा के बेचेगा। आप दुकानदार के पास गए होंगे, है ना, दुकानदार पास गए होंगे, तो कल का सब्जी उसके पास बचा था, तो वो सब्जी, मान लेते हैं सब्जी बेचा, कल बेच रहा था 10 रुपये। ठीक है, कैसे बेच रहा था, 10 रुपये बेच रहा था। अब 10 रुपये जब बेच रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब महंगाई बढ़ गई तो वही टमाटर कुछ बचा हुआ था, तो आज महंगाई बढ़ गई तो आज 12 रुपये बेच रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर देखेंगे व्यापारी वर्ग को यहाँ पर नुकसान कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा का बी बिल्कुल सही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगला सवाल है, अपस्फीति, जिसे हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, एक सीमित स्फीति है जिसमें
वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य कम होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मूल्य स्तर स्थिर रहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मुद्रा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। कब? जब अस्फीति होता है, डिप्रेशन होता है तो। ठीक है, जबकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो मुद्रा का मूल्य में क्या हो जाएगा, उसका मुद्रा का मूल्य गिरता है, कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति, मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी, कब उत्पन्न होता है, जब जितना डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, जितना डिमांड है उससे आपूर्ति कम होगा। सीधी सी बात है ना। तो देखिए इस ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन दिख रहा है, समग्र मांग से कम हो। ठीक है, जितना मांग डिमांड है उससे मांग कम ही है। जिससे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 10 लोग हैं और ठीक है 10 लोगों को 10 को फ्रिज चाहिए कम से कम, अब फ्रिज की संख्या यहाँ पे 5 ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाता है, मुद्रास्फीति। क्योंकि 10 लोग जाएंगे, 5 फ्रिज है, 10 लोग लेने गए हैं, तो इसका मतलब है कि जब देखेगा दुकानदार देखेगा यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ये काम करो रेट ही बढ़ा दो, है ना। तो इसका मतलब समग्र मांग जो है वो क्या है, से कम है। जितना मांग है उससे मांग क्या है, मतलब समग्र मांग से क्या है, वस्तु यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपूर्ति क्या लिखा है, आपूर्ति क्या है, जितना मांग है उससे कम है। जितना आपूर्ति होना चाहिए उतना मांग से कम हो रहा है, इसलिए मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है। बैंक दर में कमी कर दो, रेपो दर में कमी कर दो, सरकारी खर्च में वृद्धि कर दो, सरकारी खर्च में कटौती कर दो। ठीक है, हमें क्या करना है, मुद्रास्फीति को कम करना है। ठीक है, कैसे कम करेंगे, मार्केट में पैसा क्या करना है, कम करना होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि मार्केट से क्या करो, पैसा कम कर दो, पैसा मार्केट से खींच लो। जब पैसा खींचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मांग कम हो जाएगा, और मांग कम होगा तो फिर ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन जगह पर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, बैंक दर में कमी कर दें, या फिर रेपो दर में कमी करें, या फिर सरकारी खर्च में वृद्धि कर दें, या फिर सरकारी खर्च में कटौती कर दें। क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए अगर हम सरकारी खर्च में वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि कर रहे हैं मतलब है कि हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, मतलब लोगों को काम दे रहे हैं। जब लोगों को काम देंगे तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि सरकारी खर्च में वृद्धि करें, ये नहीं होगा। ठीक है, बात करें बैंक दर में कमी कर दें। देखिए बैंक दर में जब कमी करेंगे तो बैंक क्या करेगी, बैंक दर होता क्या है, बैंक दर ये होता है कि जितने कमर्शियल बैंक होते हैं सभी आरबीआई से क्या करते हैं, पैसा लोन पर लेते हैं। तो जब आरबीआई रेट कम कर देगा, बैंक रेट कम कर देगा, तो सभी कमर्शियल बैंक कहाँ चले जाएंगे, आरबीआई के पास, भैया हमको लोन दो, हमको लोन दो। और जब लोन देगा तो सब फिर बैंक के पास आ जाएगा पैसा, और बैंक फिर क्या करेगी, हजार तो करे बोझेगी नहीं उसका, वो क्या करेगी, उस पैसे को मार्केट में लगाएगी। तो मार्केट में पैसा लगाएगी कैसे, रेट कम करके, क्योंकि वो आरबीआई से कम रेट पर ली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे देखेंगे कि बैंक दर जब कमी करेगी आरबीआई, तो इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो ये भी नहीं होगा। फिर है रेपो दर में कमी। रेपो दर फिर क्या है, रेपो दर फिर वही चीज़ है कि कुल शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं सभी बैंक आरबीआई से उधार के रूप में लेते हैं। तो वहाँ भी जब रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो वहाँ भी फिर क्या होगा, वहाँ भी फिर कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा। जब वहाँ बढ़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक फिर क्या करेंगे, पैसा मार्केट में लगा गया ताकि उसको क्या मिले, ब्याज के रूप में पैसा कमाए वो। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि बी ऑप्शन में बिल्कुल गलत है। लेकिन देखें सरकारी खर्च में क्या करो, कटौती कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस उसको क्या किया जाए, कटौती उसमें किया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति को हम कम कर सकते हैं इससे। ठीक है, इससे हम मार्केट में पैसा कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो सी बताया था ना, इसी कॉन्सेप्ट को इसे समझिएगा, जस्ट उल्टा तो क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को कौन सा स्वरूप पाया जाता है, संरचनात्मक, मांग प्रेरित, लागत प्रेरित या अष्टक प्रेरित। तो याद रखिएगा भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति पाई जाती है। ठीक है, कैसे मुद्रास्फीति पाई जाती है, मुद्रा संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक होगा, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से। ठीक है, अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित है बाजार मूल्य। मार्केट जो प्राइस होता है वो अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है, क्योंकि मार्केट जो वैल्यू प्राइस होता है वो एक लॉन्ग टर्म तो रहता नहीं है। देखेंगे कि ये कुछ समय के लिए रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ का रेट आज 10 रुपये है तो कल भी 10 रुपये रहेगा। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। काली मुद्रा क्या है, काली मुद्रा मतलब कि ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी क्या है, ये अवैध मुद्रा है, जाली मुद्रा है, अवैध है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है, या फिर गंदी या खराब मुद्रा है। तो याद रखिएगा
ये ब्लैक मनी जो होता है एक ये अवैध मनी होता है, अवैध आय होता है, ठीक है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, कर नहीं चुका रहे, ठीक है। अब इनकम टैक्स वाले को मानना ये है कि आप पैसा कैसे कमाए हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको बस इतना है कि जो तुम कमाए हो उस पर हमको टैक्स दिए हो या नहीं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी इनकम टैक्स वाली कहती है भैया हमको तुम जहाँ से कमा रहे हो हमको मतलब नहीं है, पहले हमको ये बताओ कि जो कमाए उसमें को तुम टैक्स दिए हो या नहीं दिए, अगर उस पर तुम टैक्स चुकाए हो तो फिर ठीक है। बात समझ में आया। तब अवैध आय जिस पर आय जो है आयकर नहीं दिया गया हो, तो जाहिर सी बात है कि हम जब गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कि इनकम कहाँ से लाए हैं, स्रोत तो बताना पड़ेगा ना। और स्रोत नहीं बता पाएंगे तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पैसा ही को ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं कि हम पैसा कहाँ से कमाएं, तो इससे जब कमाए दिखाएंगे नहीं तो फिर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वही पैसा कोई क्या करता है, चोरी छुपा करके बचा कर रखता है, वही फिर क्या कहलाता है, ब्लैक मनी, क्योंकि उसका टैक्स दिया गया नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे मान लेते हैं हम ही यूट्यूबर है, मान लो महीना में हम करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब करोड़ों रुपये कमा रहे हैं हम गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे कमा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार को हम सरकार को क्या नहीं दे रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ब्लैक मनी कहलाएगा। भले ही हम कमा रहे सही तरीके से, लेकिन अगर टैक्स नहीं चुका रहे तो क्या हमारे लिए ब्लैक मनी ही कहलाएगा, ठीक है, हमारे लिए नहीं, मतलब कि सरकार के नज़र में वो। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोकर, बुल, बियर या जॉबर। तो याद रखना है, इसे कहते हैं बियर, क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। जब कभी स्टॉक एक्सचेंज में मूल्यों में बढ़ोतरी की आशा करता है उसे बुल कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। कहता है भारत के पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी है। पूंजी बाजार के घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी है, तो शुरू में बता दिए थे, क्या होगा इसका आंसर, सेबी, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में जब मानी जाती है जब, अर्थात पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति की जो शून्य दर है उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के पहले प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, ठीक है, पहला ही सब ऑप्शन सही है, यहाँ पे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार यानी फ्लेक्सिबल होता है। एक फर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूर्ण क्या होता है, लोचदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है। किस केस में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एक अधिकार में, अल्पाधिकार में, या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो याद रखना है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में देखेंगे एक फर्म का मांग वक्र जो होता है वो पूर्ण लोचदार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो याद रखना है यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे है, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2021 से लेकर 21 से लेकर 26 के लिए +-2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है। तो ये कौन कर सकता है ऐसा, ये कर सकती है भारत सरकार, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन का उपयुक्त वर्णन करता है, कौन करता है। ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है कि यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है, या फिर यह अर्थव्यवस्था की वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्र में आई सतत मंदी है, या फिर यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, या फिर यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। देखिए इसका सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, ठीक है। अब सोचिए जरा, डिसइन्फ्लेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि मार्केट में पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मार्केट जब पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समान कीमत स्तर में क्या हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी, है ना। तो यही लिखा है सी ऑप्शन में कि यह माल तथा सेवाओं के समान कीमत स्तर में आई सतत गिरावट से है, ठीक है। देखिए अब डिसइन्फ्लेशन के बारे में बात करें या इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, ये दोनों चीज़ अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन ज़्यादा भी हो जाए तो भी दिक्कत है, कम ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। इन्फ्लेशन एक बेस स्तर पर होना चाहिए,
ठीक है। तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे, तो वो एक लेवल होना चाहिए जहाँ से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो महंगाई की मार से देखेंगे गरीबों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए यानी कि मार्केट में पैसा कम हो जाए, ठीक है, तो खरीदने वाले कोई नहीं रहेंगे। जब खरीदने वाले कोई नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में मांग कम हो जाएगा। जब मांग कम हो जाएगा तो उत्पादन कम करना पड़ेगा। जब उत्पादन कम करना पड़ेगा तो सोचिए ज़रा कि कितने लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों फिर उद्योग वाले क्या करेंगे, छटनी करना शुरू कर देंगे, है ना, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, सीधे आंसर पर हम चलते हैं। इसका आंसर है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है, ठीक है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, किस केस में? तो याद रखना है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ठीक है। सवाल क्या था, पूछ रहा था कि किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए हम क्या करें, नई मुद्रा का सृजन करें, नई मुद्रा जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन में इस तरह से अस्फीतिकारी होने की संभावना है। वहाँ से देखेंगे कि जो स्फीति है, मुद्रास्फीति, वो बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देख, करेंसी का नियमन करना तो है, ठीक है, साख का नियमन करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, ये भी है, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन करना, ये भी है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन करना ये इसका काम नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इसमें कितने कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है? 100, 150, 30 या 50? तो याद रखना है, यहाँ पे 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन को परिभाषित किया जाता है केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, या फिर केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी है, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला सवाल है, WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ कब हुआ है? 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, या फिर 15 अगस्त 2017 को, या फिर 12 मई 2017 को? याद रखना है यहाँ पे 12 मई 2017 को नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला प्रारंभ की गई हैं, ठीक है। अगला सवाल, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? देखते होंगे आप लोग, जो सरकारी जो गवर्नमेंट होते हैं, यदि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता दी जाती है। तो महंगाई भत्ता जो निर्धारण किया जाता है उसका आधार क्या है, किस आधार पर तय किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे तय किया जाता है। इसका आधार यही है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है, CPI। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार वेटेज दिया जाता है? सिंपल सा सवाल है, पूछा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है? तो याद रखना है आपको, विनिर्मित उत्पाद को दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को दिया जाता है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियोजित होता है? याद रखना है, जींस फ्यूचर व्यापार। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, जींस फ्यूचर व्यापार। अगला सवाल है,
उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। किनके द्वारा किए जाते हैं? तो सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। क्या है? 27 नंबर है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो, सवाल क्या है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो द्रव्य की जो पूर्ति है जैसे है वैसे ही है, मतलब आज 10 लीटर कल का था पूर्ति हो रहा था, तो आज भी मान लो किसी चीज़ का 10 लीटर ही आपूर्ति हो रहा है, ठीक है, या 10 केजी किसी चावल का आपूर्ति कल हो रहा था तो आज भी 10 केजी आपूर्ति हो रहा है, ठीक। लेकिन सवाल बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें मांग में वृद्धि हो जाएगी। मांग में क्या हो रही है? वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में कमी आ जाएगी, या फिर आय या रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना है, ब्याज की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट खुद लगाइए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको क्यों होगा ऐसा, ठीक है। जरा सोचिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या दिमाग लगाए इस पर, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो पहला दूसरा क्वेश्चन समझा रहे थे ना वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे कॉन्सेप्ट को लगाइए, समझ में आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? दिल्ली मेट्रो की रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र, एयरटेल मुद्रा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक का शाखा पत्र, ठीक है। अगला सवाल, भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब से लागू किया गया? शायद ये पिछला भी सेट में क्वेश्चन शायद था ना ये, शायद। तो भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब से लागू किया गया? तो 1994 से, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मिबोर क्या है? मिबोर, ठीक है, मिबोर क्या है यहाँ पे? तो याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन में दिया है भारतीय कॉल मनी मार्केट का केंद्र, ये नहीं होगा। सिंपल सा सुन लीजिए कि मिबोर का फुल फॉर्म होता क्या है। मिबोर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इस सवाल का, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? राजकीय पेंशनर, साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, कौन होगा? तो याद रखना है, इसमें निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ऋणी। कौन पाता है? ऋणी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल का डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आए तो बैक जाइए और उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया? ठीक है, सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? तो याद रखना है यहाँ पे सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेबी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा निर्धारण एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शाखा निर्धारण एजेंसी नहीं है? ठीक है, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है, जो क्रेडिट निर्धारित करती है सभी कंपनियों का, संस्थाओं का, वो इसमें से कौन नहीं है? तो क्रिसल है, केयर भी है, ठीक है, आइक्रा भी है, लेकिन IFCI नहीं है, ठीक है, IFC नहीं है यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, IFCI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना बुनियादी ढांचे और उद्योग विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक है। तो डी नहीं होगा यहाँ पे। बाकी केयर है, क्रिसल है, आइक्रा है, जो है ये तीनों देखेंगे कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर, निजी निवेश को कहा जाता है, निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रेरित निवेश। याद रखना है यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेरित निवेश। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल, प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, पहली बार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान, ठीक है।
जब भी आपसे कोई पूछे ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो यह बताना है आपको कि पहली बार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ओवर अलॉटमेंट का प्रावधान है। अगला सवाल, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जिसे आईडीआर कहते हैं, जिसे एसडीआर होता है, एडीआर होता है, उसी तरीके से आईडीआर भी है। तो भारतीय डिपॉजिटरी रसीद क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा, एक विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी कर भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाहने के लिए प्रवेश कर सकती हैं। आईडीआर क्या है, तो एक विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी करके भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाहने के लिए प्रवेश कर सकती हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आईडीआर का। अगला सवाल है 37 नंबर, निफ्टी से संबंधित है। निफ्टी किससे संबंधित है आपको बताना है यहाँ पे, तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। निफ्टी से संबंधित किससे संबंधित है ये, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। अगला सवाल है, किस कंपनी के डिबेंचर धारक उस कंपनी के होते हैं। किस कंपनी के डिबेंचर धारक उस कंपनी के होते हैं, शेयरधारक होते हैं, लेनदार होते हैं, निदेशक होते हैं या देनदार होते हैं। आसान सा सवाल है, लेनदार होते हैं, ठीक है। अगला सवाल और आज इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।